नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ जूइश एंड इज़राइल। ज्यूस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जिनको इतिहास में हर जगह मारा गया, कत्लेआम किया गया। चाहे हम इनकी हिस्ट्री यूरोप में देख लें या फिर हम अरब कंट्रीज़ में देख, इन्हें कहीं भी शांति से जीने नहीं दिया गया। और क्यों ये ऐसा इनके साथ इतिहास में हुआ, सारी बातों को कवर करेंगे और हिस्ट्री की हर एक टॉपिक को यहाँ देखने वाले हैं। ज्यूस की हिस्ट्री और इज़राइल कैसे बना, सभी चीज़ों को जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं हर धर्म की एक शुरुआत होती है, लेकिन ज्यूइश धर्म की शुरुआत का कोई यहाँ पे बुक में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। माना जाता है ये धर्म 5000 साल पुराना भी हो सकता है और 10,000 साल भी पुराना हो सकता है, लेकिन इस धर्म की असली शुरुआत मानी जाती है वो आज से 25 साल 100 साल पहले। मतलब कि कोई परफेक्ट डेट नहीं तय है। दोस्तों, हर धर्म का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होती है। जैसे कि आप मान लो क्रिश्चियनिटी में देखते हो तो वो लोग ईसा मसीह जी को मानते हैं, आप इस्लाम में देखते हो तो मोहम्मद जी को लोग मानते हैं। लेकिन ज्यूस लोगों का कहना है कि हमारा जो मसीहा है वो अभी तक नहीं आया है और वो जल्द आएगा। और ज्यूस ये भी मानते हैं कि अभी 2021 में भी 22 में इनका मसीहा नहीं आया है। ये इनका उस समय से कहना है और मसीहा इनका अभी तक नहीं आया है और वो अपनी मसीहा को एक न एक दिन यहाँ देखेंगे धरती पे। आइए सारे टॉपिक्स को साइड में रखते हैं और जानते हैं ज्यूस का परसिक्यूशन क्यों हुआ। दोस्तों, ज्यूस के परसिक्यूशन के पीछे दो रीजन थे। इनका इतिहास, ये इतिहास में धर्म के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते थे। और दूसरा, जीसस क्राइस्ट का जब यहाँ पर क्रूसिफाइड किया गया था उन्हें, तो उनके क्रूसिफाइड में ज्यूस लोगों का हाथ था, जिसके वजह से ज्यूस लोगों पे एक श्राप माना जाता है। उन्हें मिला था कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आप चैन से नहीं जी सकते। ये एक श्रापित कम्युनिटी बन गई थी आज से कुछ साल पहले, हजारों साल पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम जाते हैं अब से 2500 साल पहले। साल था 1000 BC। उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था डेविड। डेविड के एक पुत्र थे जिनका नाम था सोलोमोन। सोलोमोन ने इनके लिए पहला टेंपल बनाया था जेरूशलेम में, इनकी पूजा करने के लिए, ज्यूस के लिए। और यहाँ से माना जाता है कि इनकी जो मेन यहाँ पे रीच होती है, जो शुरुआत होती है, वो ज्यूस के यहाँ शुरू हो जाती है। ये जो एम्पायर था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन 1931 BC में ये जो एम्पायर था गिर जाता है और ज्यूस के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कहा जाता है जोरदाह साउथ एंड इज़राइल नॉर्थ। ये दो पार्ट में बढ़ गए थे उस समय ज्यूस लोगों की, यहूदियों लोगों की एक खासियत रही है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ सेटल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कहीं भी जाएंगे तो अपना ज़मीन जायदाद लेके वहीं सेटल होकर बैठ जाते थे। कुल मिला के काफ़ी एजुकेटेड लोग थे, काफ़ी बुद्धिमान लोग थे, जिसके कारण इनसे दुनिया नफरत करती थी। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके फॉलोअर्स अगल बगल वाले आपसे जलते हैं। तो सेम यही कहानी ज्यूस कम्युनिटी के साथ होती थी। ऐसे 200 साल चलता रहता है और साल आता है 587 BC। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप BC के बारे में नहीं समझ पा रहे हो तो BC में जो साल होता है ना, वो उल्टे डायरेक्शन में चलता है। 1000 BC के बाद देखिए 995 BC जाएगा तो समझिए 5 साल हम आगे आ रहे हैं। उसी प्रकार से आता है 587 BC बेबीलोनियन सभ्यता, जिसे हम मॉडर्न डे में इराक कह सकते हैं। ये सभ्यता उस समय दुनिया की सबसे रिचेस्ट सभ्यता थी और ये अटैक कर देते हैं यहाँ पर किंग डेविड वाले किंगडम पे, जहाँ पे ज्यूस वगैरह रह रहे होते हैं। अब बेबीलोनियन जब इस पे हमला करते हैं तो यहाँ पे ज्यूस जो लोग थे वो भी तो इनके अंडर में आएंगे और इन्होंने जेरूशलेम में जो इनका मंदिर बना था, या फिर कह लें जो भी कह लें, हम जेरूशलेम में जो भी था, इनको तोड़ दिया जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन बाद में अगर आपको जनता को खुश करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने ही इनके लिए इनका दूसरा मंदिर बनाया, जिसका फोटो देखेंगे। और ये जो सेकंड टेंपल बना था वो 516 में बना था। और इस समय जो यहाँ पे ज्यूस लोगों की पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। उस समय ज्यूस लोगों की पॉपुलेशन थी 20 लाख। ऐसे दोस्तों समय चलता रहता है। बेबीलोनियन एम्पायर भी थोड़ी सी यहाँ पे इन लोग के राज में भी इनका थोड़ा सुख शांति का ध्यान रखती थी, लेकिन बेबीलोनियन एम्पायर पे भी हार हो जाती है और बेबीलोनियन एम्पायर को जीतता है पर्शियन एम्पायर। ज्यूस लोग हमेशा से एजुकेशन और टेक के पीछे दीवाने थे। मतलब कहने का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाईली माइंडेड पीपल थे। जब पर्शियन एम्पायर का हमला होता है तो भी ये लोग का सिचुएशन अच्छा था, लेकिन साल आता है 332 BC। अब इस समय इन्वेट करता है पर्शियन एम्पायर को अलेक्जेंडर, और 332 से लेके 1110 BC तक अलेक्जेंडर जी ही रूल करते हैं। अब जो अलेक्जेंडर था वो ज्यूस से ज़्यादा नफरत भी नहीं करता था, ना ही ज़्यादा प्यार करता था। इन्हें बस एक समाज का एक हिस्सा छोड़ के यार जीने दो, मतलब उतना कोई फेवर नहीं करता था। लेकिन फिर भी इनका दिन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अब शुरू होता है ज्यूस का बुरा दिन। साल आता है 63 BC।
जब अलेक्जेंडर का रूल खत्म हो जाता है और आता है एक नया अंपायर जिसका नाम रखा गया द रोमन अंपायर। 63 BCE से लेके 324 CE तक ये अंपायर चलता है। इस अंपायर के राज में जो क्रिश्चियनिटी थी वो काफी तेजी से फैली और इस समय जीसस क्रिस्ट भी आ चुके थे, जो कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे थे और अपने सिद्धांतों को बताते थे दुनिया भर के कि देखो यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये सच है, ये झूठ है। इस बात को लेकर ज्यूस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार क्रिश्चियनिटी इतनी तेज़ी से फैल रही है, हमारा धर्म से खतरे में है। और क्रिश्चियन लोग थे वो ज्यूस लोग से नफरत करना शुरू कर दिए और ऑर्डर आ गया कि जहाँ भी ज्यूस मिले उन्हें मार दो या फिर कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियनिटी में, जिसको लेकर यहाँ पर मतलब दोनों ही धर्म में विवाद होने लगा। ज्यूस की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा सीमित थी और क्रिश्चियनिटी संख्या काफ़ी बड़ी थी, इसलिए इनका यहाँ से प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाती है। लेकिन रोमन के जो 5वें गवर्नर आए जिनका नाम रखा गया था पेनिटस पेलेड, इनका नाम कुछ इस प्रकार से था, आप डिस्प्ले पढ़िएगा, तो ये जो थे इन्होंने ऑर्डर दिया कि जीसस को क्रूसीफाइड कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 30 CE ये वो समय था जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया गया था और ये बहुत बुरा समय था। इसके ऊपर कई सारे मूवीज़ ऑलरेडी बन रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें माना जाता है कि ज्यूस लोग थे, इनमें इनका भी इन्वॉल्वेशन शामिल था, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ श्राप मिला था। अब समझे श्राप कहाँ मिला था, इन्होंने एक धर्म को मतलब कुछ इस प्रकार से किया। हालांकि किताबी बातें हैं, सच्चाई हिस्ट्री में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हुआ क्या था रियल में, लेकिन जो इतिहास बताता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब जो जीसस के क्रूसीफाइड होने के बाद यहाँ पर ज्यूस जो थे वो उल्टा रोमन अम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। रोमन अम्पायर भड़क जाता है उल्टा। उन्होंने जो यहाँ पर ज्यूस लगते हैं इनके ऊपर जम के प्रोसिक्यूशन किया। जहाँ भी इनका कोई कबीला दिख रहा है, कहीं उठ बैठ रहा है, मार दो, काट दो, चीर दो। और जो इनका मंदिर बनाया गया था, जो बेबीलोनियन ने बनाया था 516 में, उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जला दिया गया और यहाँ पे जो ज्यूस लोग थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने पे तुल गया था रोमन अम्पायर। रोमन अम्पायर में एक बहुत भयंकर जंग हुई और ये रोमन अम्पायर ख़त्म हो चुका था। फिर दोस्तों उदय होता है एक और एम्पायर का जिसका नाम रखा गया बाइजेंटाइन अम्पायर। बाइजेंटाइन अम्पायर की टाइम लाइन है 324 से लेकर 638 CE तक। बाइजेंटाइन अम्पायर में दोस्तों क्या था, इनके अम्पायर में जो क्रिश्चियनिटी था इसको ऑफिशियल रिलीजन करार दे दिया गया। मतलब कि भैया अब ज्यूस के और बुरे दिन आ गए, मतलब कि देखो जो क्रिश्चियन है वो सही है, बाकी और धर्म गलत है, जिसके वजह से यहाँ पे फिर से ज्यूस को लेकर यहाँ पे फिर से इनका प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया। मतलब मार दो, काट दो, चीर दो, इनको इधर से भगाओ, ये इधर जाते तो उधर के लोग उधर भगा देते, इधर जाते इधर के लोग उधर भगा देते। और इनके लिए एक कानून भी बनाया गया जहाँ पर इनके लिए समाज में भेदभाव लाया गया, जहाँ पर मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहला, कोई भी जीव लड़का या लड़की नॉन ज्यू से शादी नहीं कर सकता। अगर उसे करते पाया गया तो उसे जान देनी पड़ सकती है या फिर उसको टॉर्चर किया जाता है। दूसरा, ज्यूस को पूजा करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी मंदिर नहीं दिया जाएगा और पूजा करते पाए गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। और दोस्तों इसको लेकर आखिर क्रिश्चियन लोग ज्यूस से इतना प्रॉब्लम क्यों करते थे, ये भी तो एक कुछ सवाल होता है। दरअसल दोस्तों आप ज्यूस का थोड़ा सिम्बलिज्म देखिएगा। ज्यूस जो धर्म होता है, यहूदियों का जो सिंबल्स है वो काफ़ी सैटेनिक होता है। आप देखिएगा बहुत से ज्यूस को कहा जाए, देखिए आप देखिए कुछ मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। ये सिंबल क्रिश्चियन के अनुसार काफ़ी खराब माने जाते हैं। ये सैटेनिक सिंबल्स होते हैं जिनके कारण क्रिश्चियन उस समय काफ़ी ज़्यादा ज्यूस से नफरत करते थे, हेट करते थे। हालांकि ज्यूस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग थे। उनका हमेशा से ये था कि यार जियो और जीने दो, लेकिन दुनिया उन्हें जीने दे ही नहीं रही थी। दोस्तों कहते हैं जो अंपायर शुरू हुआ उसका तो अंत होना ही है। बाइजेंटाइन अंपायर का भी अंत हो जाता है और आता है 638 से 1099 का समय। जी हाँ दोस्तों, अब इसे कहते हैं इस्लामिक पीरियड। इस्लामिक पीरियड में कह लूँ तो ज्यूस के लिए एक अच्छा पीरियड साबित हुआ, क्योंकि इस समय ज्यूस को थोड़ी इज्जत मिली और ज्यूस ने अपने दिमाग के दम पर काफ़ी व्यापार बढ़ाया अपना। याद रखिएगा ज्यूस आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति अच्छी थी, एजुकेशन वो काफ़ी ध्यान देते थे, जिनके कारण इन्होंने इस्लामिक इरा में अपना बिजनेस बनाया, अपना बैंक्स बनाए और दुनिया भर में व्यापार करके बहुत सारे पैसे बनाए। और इस्लामिक अंपायर में हम कह लें तो ये सबसे रिच लोग हो चुके थे। ईयर 711 से लेकर 1031 तक ज्यूस का गोल्डन एज भी कहा जाता है, या फिर कह लें इनका जो सुनहरा मौका था वो शुरू हो चुका था। और ज्यूस उस समय दुनिया के रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थे। इनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ आ चुकी थी और ये काफ़ी ज़्यादा रिच माने जाते थे। अब
मैं बताता हूँ वो रिच कैसे हुए। उनका जो ध्यान था वो मार काट के ऊपर ना होकर एजुकेशन के ऊपर था। ज्यूस कहीं भी जाएंगे दुनिया में तो वो एकजुट हो जाते हैं, अरे ज्यूस ज्यूस भाई भाई, और एक जगह स्टेबल होते थे, मतलब वहाँ घर बना लेते थे, जिसके कारण इन्हें कहीं चैन नहीं मिलता था और भगा दिया जाता था। यहाँ पर इनके अच्छे दिन आ चुके थे और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन ऐसे सब कुछ चलता रहता है और साल आता है 1099 से 1260। ये जो समय था इसको कहते हैं क्रूसेडर्स पीरियड। अब इस पीरियड में क्या होता है, दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस थे, जो भी जीसस क्राइस्ट के जो मतलब क्रूसीफाइड में इन्वॉल्व था, जो भी कम्युनिटी, जो भी सभ्य था, उन्हें ख़त्म करना चाहते थे क्रिश्चियंस। और यहाँ पे पिछले इतिहास में हमने क्या जाना कि जो ज्यूस थे ये जीसस के क्रूसीफाइड होने में इनका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, जिसके वजह से क्रूसेडर्स वॉर होता है। और यहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे उनका बस ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि ज्यूस को दुनिया से ख़त्म कर देना, और जहाँ देखो वहाँ वो कत्लेआम कर दिए थे, ज्यूस को मारो, ज्यूस को मारो, वो देखो वो भाग रहा है, मार दो, काट दो, चीर दो। अब क्रूसेडर्स जो लोग थे इनके खिलाफ ज्यूस लोग और मुस्लिम लोग एकजुट हो गए और इनसे एक जंग लड़ी। लेकिन बदले में हुआ क्या, जो क्रिश्चियन लोग थे वो जीत जाते हैं। जी दोस्तों, ये जीत जाते हैं और फिर बाद में होता क्या है, जितने भी ज्यूस उसमें पकड़े जाते हैं सभी को एक जगह बांध के जला दिया जाता है, लिटरली जला दिया जाता है। और इनका इतिहास समझने तक अभी तक क्या समझ आया कि ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें भगा दिया जाता, इनकी कोई इज्जत नहीं थी। ये कहीं पैसा कमा लेते थोड़ा ज़्यादा तो लोग इनसे जलने लगते हैं। मतलब बुद्धिमान होना भी एक श्राप है समझ लो, और इन्हें वो श्राप मिला था जिसके कारण उसका भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। पर ये सारी बात तो वो श्राप वाली बात तो मतलब ऊपर की है, लेकिन हाँ हो सकता है ये भी सच हो। अब ऐसे चलता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यूस के अंदर ये पावर थी कि वो कहीं से ही बच के फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। ये फिर से अपना अपना मतलब धीरे धीरे मतलब बहुत बेकार ज़िंदगी थी। आता है मलमुक पीरियड, इसे कहते हैं 1260 से लेके 1570 तक चलता है। अब इस समय जो ज्यूस की हालत थी वो पहले तो भाई एक जो क्रूसेडर्स पीरियड में हालत ख़राब हो चुकी थी। इस समय ये लोग काफ़ी छिप रहते थे दुनिया से, क्योंकि दुनिया इनसे नफरत करती थी। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका यहाँ भी बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ, बहुत से ज्यूस मारे जाते थे। और इसमें इस्लाम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, जिसको से अब इस्लाम के लोग भी ज्यूस से नफरत करने लगे थे, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग का दिन बहुत बेकार चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप बनता है इन ज्यूस का, और ये लोग एक यहाँ पे मूवमेंट चालू करते हैं कि हमें चाहिए इज्जत, और दुनिया अगर हम अपने पास नहीं रख सकती तो हमारा खुद का एक अलग देश दे दो। अब इस मूवमेंट को इन्होंने चालू किया और नारा जोरों शोरों से लगाया, और सब लोग एक हो चुके हैं और ये दुनिया के अलग अलग कोने में गए। जहाँ पर ये टर्की में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, दुनिया के हर एक कोने में जाते हैं, पर इन्हें वहाँ मिलता क्या है, परसिक्यूशन, मार काट दो और भगा दो इन्हें। कहीं इन्हें रहने की जगह नहीं मिलती और ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। आखिर बंदा जाए कहाँ यार, बात तो सही है बिल्कुल यार, वो भी इंसान है, उनको कहीं तो तुम रखो। एक अलग देश देने को तैयार नहीं, वो जहाँ जा रहे थे वहाँ से उन्हें भगा दिया जा रहा था। तो ज्यूस की हालत दिन प्रतिदिन बहुत खराब हो रही थी। लेकिन इस मूवमेंट के बाद फाइनली उन्हें एक जगह मिलता है जिसको नाम रखा गया पोलैंड इस्टोनिया, पोलैंड लिथुनिया पोलैंड, मतलब ये दोनों एक ही देश थे। और यहाँ पे ये जाके स्टेबल हो जाते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं किस्मत इनका ख़राब बहुत ज़्यादा था। तभी रशिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर आपस में लड़ के इन दोनों देश को अलग कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही रशिया अंडर में आया और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर आया तो वहाँ के लोग इनको यहाँ से भी खदेड़ना शुरू कर दिए, भागो 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 जल्दी से जाओ। पोलैंड में कुछ जो ज्यूस पीपल थे वहाँ पे मतलब फिर भी बच गए थे, और जो यहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के अंडर जो ये आया था ये जगह लिथुनिया, यहाँ से तो उन्हें खदेड़ के भगा दिया गया। और इसके बाद तो इनका मूवमेंट और ज़्यादा जोर पकड़ लिया और दुनिया से इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें हमारा देश दे दीजिए। तभी आता है यहाँ पे फ्रेंच का सीन, जहाँ पर ईयर आता है 1789 और नेपोलियन का फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है और नेपोलियन पे राज करता है और डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रेंच से हुई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। नेपोलियन ने सारे ज्यूस को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक जगह दूंगा जहाँ पर तुम सभी सुख चैन से रह सकोगे, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ मतलब भूतकाल में वो सारा मैं तुम लोग का मैं मतलब भरपाई कर देता हूँ, तुम्हें मैं एक जगह देता हूँ। और फ्रांस में इन्हें सेटलमेंट मिल जाती है, एक छोटा सा यहाँ जगह मिलता है जहाँ पर ज्यूस लोग सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि किस्मत ख़राब था, फ्रांस के अंदर भी ज्यूस लोगों के खिलाफ संगठन चालू हो गया, गुटबाजी चालू हो गई कि ज्यूस को हमारे देश से बाहर निकालो। और फिर क्या हुआ, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने फिर ज्यूस को मारना काटना शुरू किया और वो इधर उधर छटपटा के भागने लगे, जिसको जहाँ मिले भागने लगे। यार बहुत ज़्यादा दर्दनाक इनका इतिहास था। यहाँ पे ये लोग फ्रांस छोड़ने के बाद कुछ लोग पोलैंड चले जाते हैं तो कुछ लोग अमेरिका भाग जाते हैं।
पोलैंड में कुछ लोग अपना कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं और अमेरिका में जाके सबसे ज़्यादा ज्यूस अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका इनके लिए एक सुरक्षित घर बन जाता है। अमेरिका में मैं कहता हूँ अमेरिका काफ़ी मॉडर्न रहा है शुरू से। हालांकि इनका काला गोरा वाला इतिहास देखो तो जो काला इतिहास दिखता है, लेकिन इस मामले में अमेरिका ने उन्हें घर दिया और उन्हें रहने का मौका भी दिया। जो ज्यूस थे इनका शुरुआत से माइग्रेशन इनका मान लो एकदम मेन मोटो हो गया कि एक जगह से उठते हैं, दूसरी जगह भागते हैं, तीसरे जगह भागते हैं, चौथे जगह भागते हैं, मतलब ये हर एक जगह जाते रहते हैं। और फ्रांस से भाग के कुछ ज्यूस चल जाते हैं पोलैंड में और कुछ चल जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में इन्हें कुछ सेफ प्लेस मिलता है क्योंकि अमेरिका जो था ना इनकी थोड़ी सी इज्जत कर लेता है और इन्हें एक जगह दे देता है और ये इनके लिए समझ लो एकदम स्वर्ग हो जाता है। अमेरिका इनमें इन्हें इज्जत मिलता है और इन्हें एक जगह मिल जाती है कि 1890 से लेकर 1924 के बीच में अधिकतर ज्यूस अमेरिका और पोलैंड में रहे। साल आता है 1897 जब ब्रिटिशर्स आते हैं सबके सामने और कहते हैं कि हम ज्यूस लोगों से वादा करते हैं कि हम उन्हें उनका एक देश बना के देंगे। अब ज्यूस लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमसे वादा किया है तो मतलब देश देंगे। पर ब्रिटिशर्स कैसे थे वो तो दुनिया जानता है, धोखेबाज मक्कारी तो उनके खून में थी। आता है दोस्तों साल 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है। अब इस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज्यूस के यहूदियों से एक वादा किया था उन्हें एक देश मिलेगा। अब यहाँ पे जो पहला विश्व युद्ध था जर्मनी उनसे हार जाता है, आपको मालूम है ना। तो जर्मनी में ज्यूस काफ़ी ज़्यादा रह रहे होते हैं। अब जो हिटलर रहता है जब उसका उदय होता है तो वो सोचता है कि ये अपने देश के चक्कर में ये जो यहूदी थे उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, इस वजह से हम हारे। जिसकी वजह से हिटलर ने करीबन 6 मिलियन जो 60 लाख 60 लाख ज्यूस को मरवा दिया। एक कमरे में बंद करता और गैस छोड़ा देता, वो सारे मारे जाते। एक छोटी सी गलतफहमी पे, अब पता नहीं इस पर क्या सच्चाई है, ज्यूस उस समय इनके साथ थे या नहीं थे, लेकिन आप बिना सबूत के हिटलर ऐसे कैसे कर सकता है। और यहाँ भी सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन मॉडर्न इरा जो 90s का दौर था उस समय हिटलर ने किया ज्यूस के साथ। अब वहाँ से जो जितने भी यहूदी रहते हैं वो सब हड़बड़ा जाते हैं और सभी यहूदी भाग के जाते हैं पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन क्या था? पैलेस्टीन दोस्तों एक राज्य था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था। अब ये जब लोग पैलेस्टीन में जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ ज़मीन वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं। और यार ज़मीन खरीदना कोई गलत बात थोड़ी ना है, सामने वाला आपसे पैसा चाहता है, आपने उसे पैसा दिया, ज़मीन ले लीजिए तो वो जगह आपकी हो जाती है। लिटरली यही बात है ना उस समय। तो ये चीज़ उन्होंने किया और वो ब्रिटिशर्स राज में था और ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने दिया तो ये लीगल हुआ एक तरीके से। लेकिन जब ये थोड़े से फ़लस्तीन में ज़्यादा मात्रा में हो गए, इन्होंने ज़मीन खरीद के रहना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जो अरब्स लोग थे वो लोग भड़क गए इनके ऊपर और कहें चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना एक बार और हम युद्ध करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वही प्रोसिक्यूशन, वही माइग्रेटरी फिर से आने वाली थी। लेकिन इस बार जो दूसरा विश्व युद्ध वो ख़त्म हो चुका था और सारे यहूदी एक साथ मिल के आते हैं और यूएन से कहते हैं कि हमें हमारा एक देश चाहिए। अब आप मुझे कुछ भी करो लेकिन मुझे एक देश दे के रहो। 1947 में यूएन उठता है और एक मैप दिखाता है। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ 1947 का, जहाँ पर वाइट एरिया है वो है इजराइल और ग्रीन एरिया है फ़लस्तीन। मैप को बांट दिया गया और कहा कि अब तुम दोनों यहाँ पे शांति से रहो। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैप है। यहाँ पे यूएन ऐसा भी कर सकता था कि दोनों ज़मीन को आधा कर सकता था 20 से, तो प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि आधा ज़मीन इधर है, आधा ज़मीन इधर है। ये कौन सी बात हुई भाई? जिसके कारण यहाँ पे ये लोग फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे। और 1947 से लेकर 1967 तक जो यहूदी थे उन्होंने टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मिलिट्राइजेशन सब कुछ बहुत विकास किया, लेकिन शांति से रहते थे। इनको कोई जंग नहीं लड़ना था। मैं बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी शांति से रहने वाले लोग थे। लेकिन 1967 में जब यहाँ पे फ़लस्तीनियों को देखा नहीं जा रहा था इन्हें, तो जितने भी अरब कंट्रीज़ थे इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको 6 डे वार भी कहा जाता है। 6 दिनों तक युद्ध चला और जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी, 56 अरब देश शायद, वो सभी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ एजुकेशन का और टेक्नोलॉजी का। इजराइल इस जंग को जीत जाता है 1967 में और फ़लस्तीन का जितना भी एरिया था उसे भी कब्जा कर देता है। और फ़लस्तीन कहता है कि अब मैं जंग में हार चुका हूँ तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इजराइल ने बोला कि जब मैं जंग में जीत चुका हूँ तो मैं तुम्हारा हिस्सा कब्जा करूँगा, मैं तुम्हें क्यों ये हिस्सा देने वाला हूँ। अब इसको लेके फ़लस्तीन जाता है यूएन में और यहाँ पे यही बात होती है कि भाई अरब कंट्री ने जब हमला किया था तो क्या यूएन से पूछने गए थे कि हम जा रहे हैं हमला करने, तो क्यों किया अरब कंट्रीज़ ने हमला? तो इजराइल की यहाँ पे साफ साफ तो वो अपना मतलब एरिया उतना दूर ले लेता है। फिर तब से 1967 से अब तक जो मतलब इजराइल है वो पावरफुल बनता गया और फ़लस्तीन को धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म करता गया। और अभी करंट टाइम में आप जो मैप देखेंगे तो इसमें आप देखिए फ़लस्तीन का कोई जगह ही नहीं है। छोटे छोटे जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ये फ़लस्तीन है और यहाँ पे जो चीज़
इजरायलीज़ के साथ हिस्ट्री में हुआ और वही इन्होंने फ़लस्तीन के साथ कर दिया। और देखो क्या है, फ़लस्तीन कहीं दिखता है आपको? अब पूरा ये इजराइल नज़र आ रहा है। और इजराइल अभी भी कहता है कि इनका जो एरिया है वो अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी ये इजराइल नहीं है, अभी इन्हें इधर ग्रेटर इजराइल बनाना है। मतलब ये इजराइल को अखंड इजराइल बनाना चाहते हैं और इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। और इसके बाद यहूदियों ने एक कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए हमें दुनिया के सामने नहीं झुकना है। जहाँ आप झुकें तहाँ आप दबें। इजराइल या फिर कह लें यहूदियों, ज्यूस लोग, इनके साथ इतिहास में बहुत काला सच रहा है, बहुत गंदा सच रहा है। पता नहीं इनकी कितने नस्ल मारी गई, कितनी पीढ़ियाँ मारी गई, कितने लोग, मतलब दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। जिसके कारण अब इजराइल एकदम पावरफुल हो चुका है। और तब से इजराइल का ये मानना है कि अगर हमें युद्ध को रोकना है तो इसका एक ही तरीका है कि युद्ध के लिए तैयार रहें। इतिहास से इजराइल ने बहुत कुछ सीखा और आज इजराइल एक सुपर पावर बन के उभर रहा है और यहाँ पे वो धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ा रहा है। अगर हम बात करते हैं ज्यूस यहूदियों की भारतीयों के साथ व्यवहार की, दोस्तों पर्सनली मैं बताऊँ तो भारतीयों के साथ यहूदियों का कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला ही नहीं था हमें इतिहास में। कहीं भी हमारे और इनके बीच कोई मैटर हुआ ही नहीं था, जिसके कारण आज भी भारत और ज्यूस, मतलब अब कह लें यहूदी लोग, इनके बीच काफ़ी ज़्यादा भाईचारा हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसके ऊपर ये इंटरनेशनल मैटर है तो इसको हम यहीं साइड में रखते हैं। ये था दोस्तों हमारा जो ज्यूस होते हैं, जो यहूदी होते हैं, उनका इतिहास। अगर दोस्तों मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, ज्यूस लोग का जो मसीहा है ये कहते हैं कि अभी तक नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द इनका जो मसीहा होता है वो आने वाला है। जैसे कि हर धर्म में एक गुरु होता है जो कि मतलब सबको शिक्षा देता है, तो इनका जो मसीहा है वो भी आया नहीं है और बहुत जल्द आएगा। तो इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये तो भाई वही लोग जाने। तो ओवरऑल ये हमारा वीडियो, हमने आपको छोटे शब्दों में बताने की कोशिश की ओवरऑल इनकी हिस्ट्री को। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें एक लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।